Hello everyone, welcome to class number 96 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बिट फील्ड। तो ये बिट फील्ड क्या है, इसको हम सी प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन बिट फील्ड के बारे में कि बिट फील्ड क्या है, बिट फील्ड को हम हमारे सी प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने लिया है एक स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर के अंदर मैंने लिया है तीन ठो मेंबर, एक है इंट, तीनों ही इंटीजर वाला मेंबर्स हैं, एक आवर्स, एक मिनट, एक सेकंड। ओके, और वहां पे डाटा टाइप से पहले मैंने यूज किया है मॉडिफायर। किस तरह का मॉडिफायर? अनसाइंड मॉडिफायर। ओके, तो मॉडिफायर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। चार तरह का मॉडिफायर हम मेनली यूज करते हैं हमारे डाटा टाइप के साथ, जैसे कि साइंड मॉडिफायर, अनसाइंड मॉडिफायर, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ऐसे चार तरह के मॉडिफायर यूज करते हैं हम हमारे डाटा टाइप के साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया है आवर्स, मिनट, सेकंड्स, जो कि हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होंगे, मुझे नेगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए। तो अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, जहां पे इंटीजर वैल्यू सिर्फ मुझे पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करना है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं अनसाइंड मॉडिफायर, ये बताने के लिए या फिर ये डिफाइन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया है इंटीजर डाटा टाइप यूज करके, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करके रख सकता है। ओके, इतना समझ आ गया। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है टाइम नाम देके, मतलब ये है स्ट्रक्चर डाटा टाइप का नाम। ओके, और ये है स्ट्रक्चर डाटा टाइप के मेंबर्स। मतलब स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल में हम ये तीन तरह का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं एक बार में। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैंने तीन ठो मेंबर स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप है इसका साइज कितना होगा। जैसे कि नॉर्मली अगर हम लेते हैं फ्लोट डाटा टाइप, उसका साइज कितना होता है? 4 बाइट। डबल डाटा टाइप, उसका साइज कितना होता है? 8 बाइट। वैसे ही स्ट्रक्चर डाटा टाइप जब हम बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर डाटा टाइप का भी कुछ ना कुछ साइज होगा। ओके, और स्ट्रक्चर डाटा टाइप का साइज डिपेंड करता है किसके ऊपर? उसके अंदर हमने जो मेंबर्स लिए हैं उन मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर डाटा टाइप का साइज। ओके, तो ये डिपेंड करता है, जबकि हमने यहाँ पे लिया है डाटा टाइप इंट, और इंटीजर डाटा टाइप के बारे में पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा कि ये डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर, हम किस तरह का प्रोसेसर, किस तरह का यूज कर रहे हैं प्रोसेसर, 16 बिट या फिर 32 बिट या फिर 64 बिट। तो जैसे कि टर्बो सी प्लस प्लस हम यूज करते आए हैं, तो टर्बो सी प्लस प्लस 16 बिट वाला प्रोसेसर है। ओके, तो यहाँ पे जबकि 16 बिट वाले प्रोसेसर में इंटीजर डाटा टाइप का साइज कितना होता है? 2 बाइट। तो यहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप का ही तीन ठो मेंबर लिया है, तो ये होगा 2 बाइट, ये हो गया 2 बाइट, ये हो गया 2 बाइट, टोटल हो गया 6 बाइट। तो ये तीनों मेंबर्स जबकि हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर, तो टाइम वाला जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप है उसका साइज कितना हो गया? 6 बाइट। इट विल रिजर्व 6 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ओके, बट जबकि हमें पता है आवर्स, आवर्स जो है वो 1 से लेके 12 के अंदर ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 12, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 12 जो नंबर है उसका बाइनरी वैल्यू क्या है? बाइनरी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ऐसे 2 से डिवाइड करते करते। ओके, तो बाइनरी वैल्यू आया 1100। तो कितना डिजिट का है, कितना बिट का है? 4 ठो बिट का है। तो मतलब जो मैक्सिमम नंबर है आवर्स का वो क्या है? 4 बिट का है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा 4 ठो बिट है वो 4 बिट, एक बाइट कितना बिट का होता है? 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स का होता है। और ये कितना है? 4 बाइट का है, सॉरी 4 बिट का है। तो हमें आवर्स वाला वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 बिट का ही मेमोरी स्पेस चाहिए, उससे ज्यादा मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए। बट यहाँ पे हमने कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व किया है? 2 बाइट। 2 बाइट मतलब कितना मेमोरी स्पेस हमने रिजर्व किया? 16 बिट्स। बट हमें चाहिए कितना? 4 बिट्स। हमें चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बिट्स, बट हम यहाँ पे रिजर्व कर रहे हैं 16 बिट्स। मतलब 12 बिट्स ऑफ मेमोरी हम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, वैसे ही मिनट्स में मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 60। 60 मिनट ही मैक्सिमम होगा और मिनिमम 1। तो 60 का अगर हम
यहाँ पे बाइनरी वैल्यू निकालेंगे तो 60 का बाइनरी वैल्यू क्या आएगा, 32 15 0 7 1, क्या आया 1 1 1 1 0 0, कितना बिट आया 1 2 3 4 5 6, 6 बिट। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 6 बिट चाहिए, किसके लिए, मिनट्स वाला वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। पर वहां पे भी हम रिजर्व कर रहे हैं कितना, 16 बिट्स, मींस 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। मतलब वहां पे भी हम 10 बिट्स ऑफ मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही सेकेंड्स भी मैक्सिमम कितना जाता है 60 तक, तो वहां पे भी हमें चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 बिट, वहां पे भी हम वेस्ट कर रहे हैं कितना 10 बिट्स। तो इतना सारा मेमोरी क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, जबकि हमें पता है इतना सारा मेमोरी का हमें जरूरत है ही नहीं। तो वहां पे जो मेमोरी वेस्टेज हो रहा है वो मेमोरी को कंज्यूम करने के लिए, मेमोरी को एफिशिएंटली जितना चाहिए उतना रिजर्व करके बाकी मेमोरी को फ्री करने के लिए हम स्ट्रक्चर्स में, यूनियंस में, मतलब जितने भी सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, वहां पे मेमोरी को कंज्यूम करने के लिए, मेमोरी को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को, उसे बोला जाता है बिट फील्ड कॉन्सेप्ट। इसके वजह से क्या होता है कि हमें जितना बिट चाहिए हम उतना ही बिट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं और बाकी मेमोरी स्पेस हम फ्री कर देते हैं, ताकि जितना मेमोरी हमें नहीं चाहिए वो मेमोरी वेस्ट ना हो, फ्री हो सके, ताकि बाकी कोई उसको यूज कर सके या फिर बाकी कोई काम में हम हमारे कंप्यूटर में उस मेमोरी को यूज कर सकें। ओके, तो उसको हम कैसे करेंगे, नॉर्मली तो स्ट्रक्चर हम जैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमने किया है। तो इसमें हम ऐसे क्या चेंजेस करेंगे जिसके वजह से मेमोरी वेस्टेज जो हो रहा था, यहाँ पे कितना मेमोरी हम वेस्ट कर रहे हैं, 6 बाइट ऑफ मेमोरी हम ले रहे हैं, बट हमें कितना मेमोरी चाहिए, आवर्स वाला वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 4 तो बीट। ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद मिनट्स वाला के लिए हमें चाहिए 6 बिट्स, उसके बाद सेकंड्स वाले के लिए भी हमें चाहिए 6 बिट्स, मिला लें तो कितना होगा 6 4 10 16, 16 बिट्स हमें टोटल में चाहिए। मतलब टोटल में हमें कितना चाहिए, टोटल में हमें सिर्फ 2 बाइट चाहिए। ओके, बट हम ले रहे हैं कितना 6 बाइट, मींस वी आर वेस्टिंग 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। 4 बाइट ऑफ मेमोरी हम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी कोई काम में यूज नहीं हो सकता। ओके, हमें चाहिए सिर्फ 2 बाइट। तो वहां पे 6 बाइट ऑफ मेमोरी जो हम रिजर्व करते थे उसको हम कैसे 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस में रिजर्व करें और 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस को कैसे फ्री करें, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस किया है, यहाँ पे कॉलन, उसके बाद एक एक नंबर मैंने लिखा है। ओके, तो यहाँ पे आवर्स के लिए मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना चाहिए 4 बिट। ओके, अगर मैं 1 से लेके 12 के अंदर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो, बट अगर हम यहाँ पे जैसे कि 24 आवर्स होते हैं, तो जैसे कि रेलवे टाइमिंग के हिसाब से 1 से लेके 24 तक जाता है, तो वहां पे अगर हम 24 तक लेके आवर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहां पे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां पे हमें कितना बिट चाहिए, तो वहां पे हमें चाहिए 5 बिट। ओके, अगर हम आवर्स को 1 से लेके 12 के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें चाहिए 4 बिट। अगर हम 1 से लेके कितना तक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, 1 से लेके 24 तक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वहां पे हमें चाहिए 5 बिट। ओके, तो हम जिस हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, बिट का साइज लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नंबर लिया है, इस नंबर का मतलब है कि ये पर्टिकुलर मेंबर में हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो वैल्यू का मैक्सिमम साइज कितना होगा 5 बिट। ओके, इस पर्टिकुलर मेंबर में हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा 6 बिट। इस पर्टिकुलर मेंबर में हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा 6 बिट। ओके, तो यहाँ पे हमने जो नंबर दिया है कॉलन के बाद, ये नंबर का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर मेंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना बिट का ही डाटा स्टोर करेगा, उससे ज्यादा बिट का डाटा स्टोर नहीं करेगा। जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो पूरा कंप्लीटली 16 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस इंडिविजुअली रिजर्व कर रहे थे उतना मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करेंगे। इसके वजह से मेमोरी जो हमारा कंज्यूम हो गया उस मेमोरी को हम कोई बाकी काम में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी वेस्ट नहीं होगा। ओके, समझ आ गया कि बिट फील्ड क्या है, बिट फील्ड को हम क्यों यूज करते हैं। बिट फील्ड को हम मेनली स्ट्रक्चर, यूनियन, ऐसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में यूज करते हैं। क्यों, टू कंज्यूम द मेमोरी, मेमोरी को कंज्यूम करने के लिए, मेमोरी को सेव करने के लिए। कब, जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तब, ताकि
हमारा जो मेमोरी है वो वेस्टेज ना हो। जितना मेमोरी चाहिए बस उतना मेमोरी रिजर्व करें, और जो नहीं चाहिए उसको फ्री कर दें, ताकि बाकी कोई काम में उस मेमोरी को हम यूज कर सकें। ओके, और ये पॉसिबल कब होगा? जब हमें पता है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बिट ऑफ मेमोरी स्पेस हम रिजर्व करेंगे। जैसे कि आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया, सेकंड्स हो गया, हमें पता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 12 आवर्स होगा, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका वैल्यू 24 होगा। मिनट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका वैल्यू 60 होगा, या फिर सेकंड्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका वैल्यू 60 होगा, हमें पता है। तो वहां पे जब हम पता है हमारा लिमिट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इतना बिट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेंगे, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी कंज्यूम कर सकते हैं, मेमोरी सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ बिट फील्ड। ओके, वैसे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे हमें ट्रू फॉल्स वाला वैल्यू स्टोर करना है। तो ट्रू फॉल्स वाला वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हमें सिर्फ वन बिट ऑफ मेमोरी स्पेस चाहिए। तो जबरदस्ती का हम 16 बिट ऑफ मेमोरी स्पेस क्यों रिजर्व करें? वहां पे 15 बिट ऑफ मेमोरी हम वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे भी हम मेमोरी सेव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं बिटफील्ड वाले कॉन्सेप्ट को। ओके, तो समझ आ गया बिटफील्ड वाले कॉन्सेप्ट को हम कहां पे यूज करते हैं। अभी देखते हैं थ्योरी में जो लिखा है उसको समझ पाएंगे आसानी से। बिटफील्ड इज यूज्ड टू अलाउ द प्रोग्रामर, बिटफील्ड यूज करते हैं प्रोग्रामर को अलाउ करने के लिए। प्रोग्रामर को किस चीज के लिए अलाउ करते हैं? टू एलोकेट मेमोरी, मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो मेमोरी हम किसके लिए एलोकेट करते हैं? जो भी वेरिएबल्स जो भी हम यूज करते हैं प्रोग्राम में उनके लिए। तो स्ट्रक्चर या फिर यूनियन वाले यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल के लिए जो मेमोरी हमें एलोकेट करना है, वो मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किस फॉर्म में? बिट्स के फॉर्म में। ओके, बिट्स वाइज हमें कितना मेमोरी स्पेस चाहिए उतना मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और उतना मेमोरी एलोकेट करके जितना भी मेमोरी हम वेस्ट कर रहे थे उनको कंज्यूम करने के लिए, ओके, मेमोरी को एफिशिएंटली कंज्यूम करने के लिए हम यूज करते हैं बिट फील्ड को। सो बिट फील्ड हम यूज करते हैं प्रोग्राम में क्योंकि वो अलाउ करता है प्रोग्रामर को मेमोरी एलोकेट करने के लिए स्ट्रक्चर या फिर यूनियन वाले डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल्स के लिए बीट के फॉर्म में, बिट्स बाय बिट फॉर्म में, ताकि वो मेमोरी कंज्यूम कर सके। जितना मेमोरी हमें चाहिए उतना ही मेमोरी रिजर्व करे, उतना ही मेमोरी एलोकेट करे, और बाकी मेमोरी वेस्ट ना करे। ओके, तो ये पॉसिबल कब है? when we know that, जब हमें पता हो the value of a field means the value of a member or group of member will not or will never exceed a limit or is within a small range। जैसे कि हमें आवर्स, मिनट, सेकंड्स उनके लिमिट पता थे, उनके रेंज पता था कि उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज इतना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना बिट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, उससे ज्यादा रिजर्व कर ही नहीं सकता। तो जब हमें पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितना रिजर्व कर सकता है, तब हम मेमोरी को कंज्यूम करने के लिए, मेमोरी वेस्ट ना हो, इसीलिए हम यूज करते हैं बिटफील्ड कॉन्सेप्ट को। बिटफील्ड कॉन्सेप्ट को हम हमारे प्रोग्राम में यूज ना करें तब भी हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर लेगा, बट जब हम चाहते हैं कि मेमोरी हम बचत करें, मेमोरी को कंज्यूम करें, तो तब हम वहां पे स्ट्रक्चर या फिर यूनियन वाले कॉन्सेप्ट में हम यूज कर सकते हैं बिटफील्ड को मेमोरी कंज्यूम करने के लिए या फिर मेमोरी सेव करने के लिए। ओके, समझ आ गया कि बिटफील्ड क्या है, बिटफील्ड हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए उसका एक सिंटेक्स देखते हैं कि हम कैसे बिटफील्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा मेनली इसको हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज किया स्ट्रक्ट। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम हम देना चाहते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम हम दे सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने वहां पे दिया था टाइम, वैसे ही कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, स्ट्रक्चर नेम या फिर स्ट्रक्चर टैग, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम अगर बिट फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं, जिस मेंबर के साथ उस मेंबर का डाटा टाइप होता है, वेरिएबल नेम होता है, जैसे कि इंट आवर्स। ओके, उसके बाद यूज करते हैं कॉलन। उसके बाद हम कितना बिट एलोकेट करना चाहते हैं या फिर कितना बिट हम रिजर्व करना चाहते हैं, ओके, उसको स्पेसिफाई करेंगे कॉलन के बाद, जिसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ बिट फील्ड। मतलब उस पर्टिकुलर मेंबर का विड्थ ऑफ बिट फील्ड कितना है, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो कितना विड्थ ऑफ बिट या फिर कितना बिट वो रिजर्व करेगा, एलोकेट करेगा। ओके, तो ये हो गया उसका सिंटेक्स। तो चलिए इसको पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो पहले हम बिना बिट फील्ड यूज करके एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद बिट फील्ड यूज करके एग्जांपल देखेंगे, तो हमें डिफरेंस समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले मैंने लिंक किया हेडर फाइल, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप,
जिसका नाम मैंने दिया टाइम, उसके अंदर मैंने लिया 3 ठो मेंबर लिया, आवर, मिनट, सेकंड वाला वैल्यू एक्सेप्ट करके रखने के लिए। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल, और वहीं पे ही उसको मैंने इनिशियलाइज किया वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज होगा आवर्स को, सेकंड वैल्यू इनिशियलाइज होगा मिनट्स को, थर्ड वैल्यू इनिशियलाइज होगा सेकंड को। ओके, इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो कैसे प्रिंट कर सकेंगे? बाय यूजिंग द वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल, ओके, एंड डॉट ऑपरेटर और स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हर एक एलिमेंट को, हर एक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप का। ओके, तो पहले मुझे क्या करना है, आवर्स वाले मेंबर में जो वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस करना है। कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, डॉट ऑपरेटर, उसके बाद मेंबर का नाम, जिस मेंबर के डाटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक्सेस करेगा आवर्स, दिखाएगा क्या 11, ओके, यहाँ पे दिखाएगा 11। उसके बाद एक्सेस करेगा मिनट्स को, दिखाएगा 45। उसके बाद एक्सेस करेगा सेकंड्स को, वहां पे दिखाएगा 15। तो क्या दिखाएगा पहले? द टाइम इज 11:45 15। ओके, देन हमने लिया प्रिंटफ फंक्शन फिर से ये देखने के लिए कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा है टाइम, ये कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहा है। तो जबकि हम यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, तो टर्बो सी प्लस प्लस जबकि एक 16 बिट प्रोसेसर है, तो 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है एक इंटीजर वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर हमने कितना टू इंटीजर वेरिएबल लिया है? 3। तो हर एक इंटीजर वेरिएबल अगर 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो टोटल ये कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा? 6 बाइट। ओके, तो ये हमें दिखाना चाहिए द साइज ऑफ द टाइम स्ट्रक्चर इज 6 बाइट। ओके, तो साइज देखने के लिए हम यूज करते हैं किस तरह का फंक्शन? साइज ऑफ। तो साइज ऑफ फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का साइज देख सकते हैं। तो क्या दिखाएगा? द साइज ऑफ टाइम इज, परसेंटेज डी की जगह पे दिखाएगा साइज, उसके बाद बाइट, तो क्या दिखाएगा? 6 बाइट। ओके, बट हमें कितना बाइट चाहिए? जबकि हमें पता है आवर्स के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 5 बाइट चाहिए। अगर हम 1 से लेके 12 तक उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें चाहिए 4 बाइट, सॉरी 4 बिट। उसके बाद मिनट्स के लिए चाहिए 6 बिट और सेकंड्स के लिए चाहिए 6 बिट। टोटल हमें चाहिए कितना? 16 बिट चाहिए। तो 16 बिट्स मींस 2 बाइट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस चाहिए, पर यहाँ पे हम रिजर्व कर रहे हैं 6 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, तो बाकी 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है। तो ये जो 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है, तो उसको हम कंज्यूम करने के लिए, उसको हम फ्री करके, उसको बाकी कोई काम में अगर हम यूज करना चाहते हैं यूज करने के लिए, तो पहले इसको हम फ्री करना पड़ेगा। तो इसको फ्री करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे बिट फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे थोड़ा बिट फील्ड वाला कॉन्सेप्ट ऐड किया कि हर एक मेंबर जो डाटा स्टोर करेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बिट रिजर्व करेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे मुझे टाइमिंग को, आवर्स को 1 से लेके 12 तक रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे 4 बिट ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया 4। मिनट्स के लिए 60 तक मैक्सिमम, तो 6 बिट में हो जाएगा। ओके, 6 बिट 6 बिट, टोटल 16 बिट हमने रिजर्व किया। 16 बिट मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिजर्व कर रहा है 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस इंस्टेड ऑफ रिजर्विंग 6 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, मींस इट्स सेव्ड, और ये सेव कर रहा है 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस जो कि वेस्ट हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस हमने किया है और कुछ चेंजेस नहीं किया है मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हमने यूज किया साइज ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे देखेंगे कि साइज कितना आएगा अभी स्ट्रक्चर का बिट फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद। पहले आ रहा था 6 बाइट, अभी कितना आना चाहिए? 2 बाइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट बाकी सब सेम आएगा, बट साइज कितना आएगा? 2 बाइट। तो यहाँ से हमें पता चला बिट फील्ड को हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर या फिर यूनियन वाले कॉन्सेप्ट में। क्यों? टू कंज्यूम द मेमोरी, मेमोरी को सेव करने के लिए, मेमोरी को वेस्ट होने से बचा के रखने के लिए हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर या फिर यूनियन के साथ। ओके, तो समझ आ गया कि बिटफील्ड क्या है, बिटफील्ड हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं बिटफील्ड को, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।